हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी पेपर इतिहास है, आपका भी पेपर हिस्ट्री है, तो स्वागत है हिस्ट्री के डे 6 क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हम ऑब्जेक्टिव सीरीज को चला रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज छठा दिन है और आज की क्लास में हम आपको टोटल क्लास 12 हिस्ट्री के पूरा किताब से 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आप अपने से कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं और सभी बच्चे के कमेंट को हम जरूर लाइक करेंगे। और ऐसा प्रश्न रहेगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो दिया गया है 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो करवाया गया था आर डी बनर्जी के द्वारा करवाया गया था, मतलब राखाल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कालीबंगा से मिला है या लोथल से मिला है या बनवाली से मिला है या रोपर से मिला है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है, जो प्रमाण मिला है, कहां से मिला है, तो ऑप्शन नंबर 1 को सही कीजिएगा, कालीबंगा से यहाँ पे जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 3 नंबर का, तो एग्जाम में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस पत्थर से बनाई जाती है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो भी मुहर होती है वह जो है एक विशेष प्रकार के पत्थर जिसका नाम क्या है, सेलखड़ी है, सेलखड़ी से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 4 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था किस प्रकार था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था ना बच्चों त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल लगाइएगा और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा, त्रिभुजाकार था। और उसके बाद वही बात करते हैं 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी जो कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, वीवीआई जरूर कर दिया। और जितने भी स्टूडेंट है जो किसी कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए पूरा फ्री में यूट्यूब पे तैयारी करवाएंगे। और बताइएगा 6 नंबर का प्रश्न कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्या सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे या रावी की नदी के किनारे। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी बच्चा जानता है कि हड़प्पा जो है बाबू रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो आप मेहनत कीजिए, एग्जाम में आपका बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और बताइएगा कि लोथल कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महावीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि लोथल जो है बच्चों गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लगाते चलिएगा और जितना बताएंगे उतना प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 8 नंबर का कि इंडिया की रचना, क्या इंडिका की रचना किसने की थी। मेरे प्यारे बच्चों इंडिका की रचना के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम में कई बार मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो इसका जो रचना किसने किया था, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि काफी बार पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई किसके द्वारा की गई, हरिसेन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना दोस्तों अगला जो 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, कहते हैं ना कि गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। तो देखिए गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उनका जो नाम था फाहियान था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। आपका सपना है आपकी बार एग्जाम में 400 पार करना, तो हमारे साथ जुड़ करके आप जरूर स्टडी कीजिएगा और एक प्यारा कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों की आज की क्लास में आप कितना ऑब्जेक्टिव को सही कर पाते हैं। इससे आपका तैयारी का लेवल पता चलेगा। बताइएगा कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों भारतीय इतिहास का वह कौन सा ऐसा काल है जिसे क्या कहता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, सबसे बेस्ट पीरियड कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर सभी बच्चे याद रखिएगा, गुप्त काल कौन है बाबू, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसीलिए कहते हैं कि 12th ज्ञान जो आपको बता देता है उतना
इतना आप पढ़ करके जाइए, परीक्षा में यही छपेगा। तो चलिएगा बताइएगा, विनोद आपके पास दिया गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है कि महाभारत की रचना संस्कृत में की गई है। हर एक बच्चा इसका आंसर जानता है, क्योंकि उस समय जब भगवान रहते थे तो संस्कृत का ही वर्चस्व सबसे ज्यादा था। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बताते हैं, आपको पूछे कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। सेकेंड चीज इसी में पूछे कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है। क्या है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है। दोनों का आंसर आप लोग 18 दीजिएगा, 18 दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल 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 आप सही कीजिएगा। और कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार अपना पढ़ाई करना पड़ेगा, तब एग्जाम में बेहतर परसेंटेज स्कोर कीजिएगा। तो बताइएगा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। क्या कुंती को, विदुर को, या भीष्म को, या पांडु को। मेरे प्यारे बच्चों, गंगा पुत्र के नाम से यहाँ पे भीष्म जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि आपके लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% कई सारे प्रश्न इससे टकराएगा। तो चलिएगा बताइएगा 15 नंबर का प्रश्न कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो है संबंध किस धर्म से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल 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 आप सही कीजिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म को दो संप्रदाय है। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर बिना वस्त्र के रहते थे। और बताइएगा कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति जो है किस शासक के काल में हुई है, तो याद रखिएगा कनिष्क के समय में हुआ है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सब बोलते हैं कि भैया ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाइए ना जो कि पूरा एग्जाम में टकराया जाएगा, तो आपके लिए परीक्षा में टकराने वाला क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और आप बताइएगा कमेंट करिए कि 50 में से कितना सही होता है। और बताइएगा कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिपिटक का संबंध याद रखिएगा बाबू, बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और जानते हैं जब हम कंपटीशन का तैयारी अभी कर रहे हैं तो यही सब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, तो आपको कंपटीशन में भी काम देगा। और बताइएगा कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। बच्चों, आपको नहीं पता है कि सांची जो है बाबू मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और वही बात करते हैं 19 नंबर का प्रश्न, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है बबुआ, कि अकबरनामा की रचना किसने की है। एग्जाम में हम बोले ने कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए तो बनता है ना बाबू 100 स्टार लगाना। तो अकबरनामा की रचना किसने की है, तो हमेशा याद रखिएगा अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिएगा बताइएगा महाटांडाबाज का कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सीधा सा याद रखना कि तंबाकू का सेवन, सबसे पहले तंबाकू किसने यहाँ पे उपयोग किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने। किसने, अकबर ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद इस पे बैन किसने लगा दिया था, जहांगीर। जैसे नीतीश कुमार भी बिहार में क्या किए, शराब को बंद कर दिए हैं, मतलब कि बैन लगा दिए हैं, तो उसी तरह से जहांगीर ने बैन लगाया था और अकबर ने यहाँ पे शुरू किया था सबसे पहले। दोनों प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और देखिए अभी तुरंत यहाँ पे प्रश्न आपका आ गया है कि तंबाकू पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था। तो अभी जस्ट ने बताया बाबू कि तंबाकू पे किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहांगीर को बिल्कुल सही कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा, प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया यहाँ पे 22 नंबर का, और इसका आंसर तो सभी जानता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और प्यारा प्यारा सभी बच्चे वीडियो को देखिए, लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं फ्री में और सभी गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो बताइएगा कि दीन ए इलाही का संबंध किससे है। मेरे प्यारे दोस्तों, दीन ए इलाही का जो संबंध है ना बाबू, अकबर से है। किससे है, अकबर
खबर से है? ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप महंगा कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके पूरा फ्री में तैयारी कीजिए। एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और बताइएगा, हमारे पास है प्रश्न कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत का सबसे अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। क्लास 12 आर्ट्स का सबसे बेस्ट चैनल है 12th ज्ञान, और 12th ज्ञान जो है क्वालिटी एंड कंटेंट के लिए जाना जाता है। तो जितना बता रहे हैं उतना पढ़िएगा। और बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा ना बाबू, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 26 नंबर का प्रश्न विजयनगर साम्राज्य से लिया गया है। तो चलिए आप बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आप लोग नहीं जानते कि हरिहर और बुक्का ने, क्या हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है? और दोनों भाई था, और इसने 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो देखिए, विजयनगर के जो भी शासक थे बच्चों, वे लोग अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बताए ना आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्जाम में नहीं पूछा है। तो चलिए आप बताइएगा 28 नंबर में कि विजयनगर साम्राज्य का यहाँ पे ध्वंस होने के बाद इसकी पहचान किस नाम से की गई? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के ध्वंस होने के बाद जो इसकी पहचान की गई, किस नाम से की गई? हम्पी के नाम से की गई। किस नाम से? हम्पी के नाम से की गई, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी बोलिएगा। और आप बताइएगा विनोद, हमारे पास प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? मेरे प्यारे दोस्तों, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, हमेशा याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखा है। और जब सेम टू सेम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा ना, तो उस टाइम आप लोग थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मेहनत करते हैं। तो चलिए बताइएगा, 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि अल-बर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बर्नी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया है? देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया है, किस संत के द्वारा किया गया था? रामानंद के द्वारा किया गया था। और इन्होंने भक्ति का प्रसार हिंदी भाषा में किए थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और ये सब जानते हैं, अभी हम पढ़ते हैं जब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइएगा कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास 33 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो बताइएगा विनोद यहाँ पे कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम किस स्थान पर अस्थायी सेना की नींव रखी गई है? तो किस स्थान पर अस्थायी सेना की नींव रखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा, दिल्ली पे। क्या है? दिल्ली पे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर, ठीक। उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है 34 नंबर का, फिर विजयनगर साम्राज्य में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था, निकोलो कोंटी था। कौन था? निकोलो कोंटी था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और 35 नंबर का प्रश्न आप बताइएगा कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि गोपुरम का संबंध बाबू किससे है? गोपुरम किससे संबंधित? तो गोपुरम जो है मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है हाँ आपका सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। गोपुरम किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 37 नंबर का दिया गया है कि अस्थायी बंदोबस्त मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया है? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था 1973 में, याद रखिएगा 1993 में लागू किया गया था। कब? 1993 में लागू किया गया था। ऑप्शन
नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 38 नंबर का, तो बताइएगा आप कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो सभी बच्चे जानते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू और कान्हो था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 39 नंबर का दिया गया है, बताइएगा कि महलवारी बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया था। तो किसके समय लागू किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा मार्टिन वर्ड के समय में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइएगा कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो दक्कन दंगा आयोग के बारे में बात करते हैं तो 1875 ईस्वी में गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, तो 41 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन जो कारण था चर्बी वाले कारतूस था। क्या चर्बी वाले कारतूस था, जिसको मुंह से निकाल करके मतलब इस्तेमाल करना पड़ता था गोली में, और यही कारण था कि विद्रोह का कारण बना। और बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय मेरे प्यारे बच्चों लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 43 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो 43 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना दोस्तों कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में किसने किया था, तो याद रखिएगा नाना साहेब ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया था कि बिहार में 1857 क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में 1857 क्रांति के प्रमुख नेता हम लोग जानते हैं वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद बताइएगा 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, सिंपल है दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा 1911 में हुआ था, 1911। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत की गई है कब की गई है, तो 1853 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा, बी होगा। बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, सिंपल है, एग्जाम में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब की थी। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी कब आए थे, तो 1915 में आए थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 48 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार से है। और चंपारण सत्याग्रह मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि नील खेती के लिए किसानों को अंग्रेजों के द्वारा मजबूर किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन में क्या था कि मतलब अंग्रेज का किसी भी तरह से सहयोग करना नहीं था, मतलब सभी चीज में बहिष्कार करना था। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई है 1905 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी को ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपके पूरे किताब के 50 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना सही हुआ, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक कमेंट और कीजिएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है, क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, आपको एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे। और जिस सब्जेक्ट का बोलिएगा उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।